दोस्तों, आप सभी का लॉ सीखो के दैनिक समाचार विश्लेषण में। चलिए आज के आर्टिकल्स देख लेते हैं। आज का जो हमारा पहला आर्टिकल है, देश की बहुत ही प्रख्यात जो प्रोफेसर है अश्विनी देशपांडे, इनक्वालिटीज पे काफी लिखा हुआ है, इन्होंने रिजर्वेशन पे काफी लिखा हुआ है। इनके द्वारा पहला आर्टिकल है आज का। जो पहला आर्टिकल है ये बात करता है वैक्सीनेशन और उससे उत्पन्न जेंडर गैप की। मतलब वैक्सीनेशन ड्राइव में भी हमें एक संरचनात्मक असमानता देखने को मिलती है महिला और पुरुषों के बीच में, जिस प्रतिशत में उन्हें वैक्सीन दी जा रही है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो एक गैप देखने को मिल रहा है कि पुरुषों को महिलाओं के कंपैरिजन में ज्यादा वैक्सीनेशन हो रहा है, तो महिलाओं कहीं पीछे इसमें छूट रही वैक्सीनेशन में। तो उसी के बारे में ये आर्टिकल बात करता है। उसके बाद में आज का जो हमारा दूसरा आर्टिकल है ये एनडीपीएस एक्ट के संदर्भ में है। इसके कुछ की प्रोविजन है जो कि निष्क्रिय हो गए हैं 2014 के संशोधन के बाद में। तो ये कौन से प्रोविजन है और ये ऐसा क्यों हो चुका और ये कैसे पता चला, उस बारे में हम बात करेंगे। तो चलिए मैं आगे बढ़ूं उससे पहले मैं अपना परिचय करवाना चाहूंगा। मैं खुशवंत पवार। आप चाहे तो मुझसे ट्विटर और लिंक्डइन पर जुड़ सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको इसकी जानकारी मिल जाएगी। तो आज का एमसीक्यू देखते हैं। आज के एमसीक्यू ये है कि ब्राइड अर्थात दुल्हन को हिंदू मैरिज एक्ट 1955 में कोर्ट ने इंटरप्रेट करते हुए ट्रांस वुमेन और इंटरसेक्स पर्सन को भी इंक्लूड किया है। तो ये जो इंटरप्रिटेशन है, ये जो परिभाषित किया है कोर्ट ने, निम्न में से किस केस में किया है आपको बताना है। आपका ऑप्शन ए है अरुण कुमार एंड श्रीजा वर्सेस आईजी ऑफ रजिस्ट्रेशन। ऑप्शन बी है शफीन जहान वर्सेस अशोकन के एम एंड अदर्स। ऑप्शन सी है शहीन जहान वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ये ऑप्शन डी, इनमें से कोई भी नहीं। जो भी आपका उत्तर हो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। तो आज के डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। वो ये है कि वैक्सीनेशन, मास वैक्सीनेशन में हमको एक संरचनात्मक असमानता देखने को मिल रही है हमारी सोसाइटी में। तो इसको हम किस तरीके से डील कर सकते हैं, इस पर आपको बताना है, और साथ ही साथ किस तरीके से ये संरचनात्मक असमानता आई है, इसको क्रिटिकली एनालाइज करना है, इस पे एक टिप्पणी करनी है, आलोचनात्मक टिप्पणी करनी है। तो आप आपका उत्तर 250 शब्दों में लिख सकते हैं। तो चलिए मैं आगे बढ़ूँ उससे पहले अगर आप हमारी वीडियो की पीडीएफ चाहे तो वो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से ले सकते हैं। उसके अलावा आप हमसे इंस्टाग्राम पे भी जुड़ सकते हैं। ये सारी जानकारी आपको इस स्लाइड में मिल गई। तो चलिए आज का जो हमारा पहला आर्टिकल है वैक्सीन जेंडर गैप के बारे में। तो वैक्सीन जेंडर गैप की अगर हम बात करें तो हाल ही में सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा ये निर्णय लिया गया कि अब जो पूरी कंप्लीटली वैक्सीनेशन ड्राइव है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में होगी, क्योंकि यहाँ पर स्टेट्स के द्वारा काफी ज्यादा यहाँ पे कंफ्यूजन क्रिएट हो चुका था। अब बात ये आती है कि क्या प्रोक्योरमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट कर लेंगे और ये सारी व्यवस्था सेंट्रल गवर्नमेंट देख लेंगी, इससे सारी समस्याओं का समाधान हो जाता है? क्या सारी समस्या हमें बता भी है, ये सबसे पहला प्रश्न उठता है। तो यहाँ पर सेंटर ऑफ इकोनॉमिक डेटा एंड एनालिसिस CEDA अशोका यूनिवर्सिटी की इन्होंने एक रिसर्च करी। तो फेज 1 इन्होंने देखा यहाँ पर। इसमें फेज 1 जो वैक्सीनेशन का हो रहा था उसमें सारे हेल्थ केयर वर्कर और फ्रंटलाइन वर्कर्स को सबसे पहले वैक्सीनेशन किया गया। अब अगर हम देखें तो हेल्थ वर्कर और फ्रंटलाइन वर्कर्स में पुरुषों के कंपैरिजन में महिलाएं ज्यादा है। तो यहाँ पर जो पहला वैक्सीनेशन ड्राइव हुआ था, फेज 1 हुआ था, इसमें तो महिलाओं को ज्यादा वैक्सीनेशन मिला पुरुषों के, क्योंकि हेल्थ केयर वर्कर या फ्रंटलाइन वर्कर में महिलाएं ज्यादा है। लेकिन उसके बाद के फेज के लिए जब जनरल पब्लिक के लिए ये वैक्सीनेशन ड्राइव स्टार्ट हुआ 60+, फिर 45+, और फिर 18+ के लिए जब ये चालू हो गया वैक्सीनेशन, तो अभी तक जितने आंकड़े जुटाए गए थे सेंटर फॉर इकोनॉमिक डेटा एंड एनालिसिस के द्वारा, तो उनमें उन्होंने ये पाया कि प्रत्येक 100 पुरुषों पर केवल 90 महिलाओं को ही वैक्सीनेशन मिल पा रहा है। अब इसका क्या कारण है कि ये रेशियो इतना कम है? सबसे पहले वुमेन जो है एक डिसएडवांटेज्ड ग्रुप माना जाता है पुरुषों के कंपैरिजन में। अगर वैक्सीन की हम बात करें तो सबसे पहले जब ये वैक्सीनेशन सबके लिए ओपन हुआ तो यहाँ पर हमने देखा खासकर 18+ के लिए कि रजिस्ट्रेशन, कंपलसरी रजिस्ट्रेशन आपको ऑनलाइन करना है, स्मार्टफोन के द्वारा, आरोग्य सेतु ऐप के द्वारा, उमंग ऐप के द्वारा करना है। उसके साथ में वेबसाइट जो है, वेबसाइट पे देखें तो हम इंग्लिश में है, और उसके साथ में यहाँ पर ये भी है कि जो ऑनलाइन अपॉइंटमेंट भी जो है, जो बुकिंग भी है, ये ऑनलाइन माध्यमों से होगी। तो यहाँ पर अगर हम देखें महिला और पुरुषों में स्मार्टफोन की बात करें, इंग्लिश पढ़ने की बात करें या ऑनलाइन चीज़ों को चलाने की, इंटरनेट की जानकारी की बात हुई, इसमें पुरुष महिलाओं के कंपैरिजन में
आगे है। उसके अलावा यहाँ पर अगर हम घर के लेवल पे भी देखें, अगर हम सामाजिक स्तर पर भी देखें, तो हमारे भारतीय समाज के जो घर है इसमें पुरुष प्रधान अभी भी समाज है, तो यहाँ पर महिलाओं से ज़्यादा पुरुषों को तवज्जो दी जाती है वैक्सीनेशन के लिए। तो ये कुछ कारण है जिसके चलते हमारे सामाजिक कारण हो गए, और उसके अलावा यहाँ पर जो महिला एक डिसएडवांटेज ग्रुप है बहुत अलग अलग आयामों के कारण, उस कारण यहाँ पर नंबर ऑफ वैक्सीनेशन जो है रेशियो उसका कम है महिलाओं में। अब यहाँ पे कंसर्न की बात क्या है, यहाँ पे चिंता की बात ये है कि अभी तक कोई ऐसा ऑफिशियल डेटा नहीं है जिसमें किस एज ग्रुप को कितना मिला है वैक्सीनेशन, वो स्पष्ट हो। बड़े बड़े ग्रुप डिवाइडेड है, लेकिन उसमें भी एक सिग्निफिकेंट जो है एज ग्रुप होनी चाहिए वो नहीं है। लिंग के आधार पे भी हमें नहीं मिलता है। उसके अलावा अर्बन और रूरल एरिया में जो लोग रहते हैं उस आधार पे भी यहाँ पे डिवाइड नहीं दिया है, ना हमारे पास में कोई डेटा है। इस आर्टिकल में ऐसा बताया गया है, ये एक चिंता का विषय है। उसके अलावा जो रिपोर्ट आई है क्राउड सोर्स डेटा के आधार पे है, उसमें ये पाया गया है कि वुमेन मॉर्टेलिटी जो है कोविड से होने वाली उसकी रिलेटिवली वुमेन में ये मॉर्टेलिटी रेट हाई है पुरुषों की संख्या में। अब आप ये बोलेंगे, कुछ दिनों पहले हमने ये चर्चा करी थी कि महिलाओं के कंपैरिजन में पुरुषों को ज़्यादा कोविड होता है, लेकिन यहाँ पे अगर मृत्यु की बात करें, मॉर्टिलिटी की बात करें कोविड-19 से, तो उसमें महिलाओं का आंकड़ा ज़्यादा है। लैंसेट की रिपोर्ट के हिसाब से बताया गया है कि जो फर्टिलिटी रेट है कुछ कंट्रीज़ में भारत को मिलाकर उसमें वुमेन पुरुषों से आगे है। मतलब यहाँ पे फर्टिलिटी जो है, मृत्यु दर जो है महिलाओं में ज़्यादा है। तो अगर हमको मास वैक्सीनेशन को सक्सेसफुल बनाना है तो हमें हमारे संरचनात्मक जो असमानताएं हैं उन पर भी ध्यान देना होगा। उसके साथ में जो एक चुनिंदा हमको चैलेंजेस देखने को मिलते हैं, चुनौतियां मिलती है, उनको भी हमें एड्रेस साथ में करना है और उसका सॉल्यूशन निकालना है। चलिए, कोविड-19 ट्रैकर जो कि वेबसाइट थी जिसमें हमको कंटिन्यूअसली ट्रैकिंग मिलती थी कि कितने कोविड केसेस हुए, उन्होंने अब वैक्सीनेशन के लिए भी डेटा अपने पास में रखा है। तो अगर उनके आंकड़ों के हिसाब से देखें तो 53% जो वैक्सीनेशन है ये पुरुषों को मिला है, महिलाओं को 46% मिला है, और थर्ड जेंडर को जो है ये 1% तक अभी वैक्सीनेशन हुआ है। तो चलिए, हमारा जो दूसरा आर्टिकल है एनडीपीएस एक्ट के बारे में है। एनडीपीएस एक्ट के में 2014 में एक संशोधन हुआ था जिसके चलते एक सेक्शन जो है, एक प्रोविजन प्रावधान पूरा निष्क्रिय हो गया। तो ये कैसे पता चला? त्रिपुरा हाई कोर्ट में मामला चल रहा था एक, जो कि लोअर कोर्ट से त्रिपुरा हाई कोर्ट को रेफर किया गया था। तो उसी की सुनवाई करते हुए ये चीज सामने आई है। तो यहाँ पर अगर हम एनडीपीएस के रिलेवेंट प्रोविजन की बात करें तो यहाँ पर काफ़ी ऐसे प्रोविजंस हैं जो कि, पहली बात तो ये हम एनडीपीएस एक्ट को समझते हैं। एनडीपीएस एक्ट जो है ये एक प्रकार का एक्ट है, एक प्रिंसिपल लेजिस्लेशन है जिसमें नारकोटिक ड्रग, ऑपरेशन ऑफ नारकोटिक ड्रग एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस जो है इनको रेगुलेट करने के लिए ये लेजिस्लेशन बनाया गया है। यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिंजेंट फ्रेमवर्क इसका बनाया गया है। जो ऑफेंसेस की पनिशमेंट है वो काफ़ी ज़्यादा है। अगर आप नारकोटिक ड्रग और साइकोट्रोपिक्स ड्रग को अगर आप यहाँ पे ट्रैफिक करते हैं इलिसिट तरीके से, गलत तरीके से, तो उसके लिए भी बहुत ज़्यादा प्रोविजन है। अब बात आती है सेक्शन 27A ऑफ एक्ट की। 27A ऑफ एक्ट में अगर हम देखें तो यहाँ पर पनिशमेंट दिया गया है फॉर फिनेंसिंग इलिसिट ट्रैफिकिंग। मतलब यहाँ पर गलत तरीके से अगर आप इसको यातायात करवाते हैं, उसके लिए फिनेंस करते हैं, या यहाँ पर आप किसी ऑफेंडर को हार्बर करते हैं, मतलब शरण देते हैं, तो इस स्थिति में यहाँ पर 27A के अंतर्गत आपको दंड दिया जाएगा। अब ये सेक्शन 27A अपने आप में इनऑपरेबल हो गया, निष्क्रिय हो गया। कैसे? क्योंकि जो ऑफेंसेस की लिस्ट थी ये सेक्शन 28A में दी गई थी, सब क्लॉज 1 से 5 के अंतर्गत। अब यहाँ पर जो अमेंडमेंट हुआ उसमें इन सारे सब क्लॉसेस को ही निकाल दिया गया। मतलब यहाँ पे पनिशमेंट ले रह गया, लेकिन ऑफेंस क्या था वो है ही नहीं। तो 27A अपने आप में जो लिस्ट बताता है वो लिस्ट अब एग्जिस्ट ही नहीं करती। अगर 27A को हम देखें तो यहाँ पे बताया गया है सब क्लॉज 1 से 5 जो है क्लॉज 8A का, अब ये अपने आप में अमेंडमेंट के बाद में एग्जिस्ट ही नहीं करती। तो अपने आप में ये पेनलाइज 27A जो है,
जो पिनल प्रोविजन है ये ब्लैंक लिस्ट बन के रह गई। 2014 में ये जो संशोधन किया था ये इसकी क्या ज़रूरत थी? 27 का जो संशोधन था ये इसलिए था क्योंकि नारकोटिक सब्सटेंस का मेडिकल एक्सेस के लिए बेहतर यहाँ पे पहुँच हो। अगर हम ड्रग की बात करें तो मॉर्फिन जैसा जो ड्रग है ये भारत में काफ़ी ज़्यादा मात्रा में उत्पादित इसका होता है और एज अ जनरल पेन किलर इसका काफ़ी ज़्यादा उपयोग किया जाता है। तो इसी सारी दिक्कतों को कम करने के लिए ये अमेंडमेंट लाया गया, कुछ सब्सटेंस को यहाँ पर अलाउड किया गया, उसके साथ में जो ट्रैफिक थी उसको भी ईज बनाने के लिए ये सब्सटेंस लाया गया। लेकिन सेक्शन 8A की जो अगर हम बात करें तो इसको रीलेटर किया गया, मतलब रीटाइप किया गया एज सेक्शन 28B। लेकिन इसमें जो ऑफेंसेस दिए गए थे वो सारे यहाँ पर सम्मिलित करना ही जो ड्राफ्टमैन थे वो भूल गए, संशोधन में शामिल ही नहीं किया गया। इसके चलते ये स्थिति देखने को मिली। अब त्रिपुरा हाईकोर्ट ने यहाँ पर क्या डिसीजन दिया है? सेंट्रल गवर्नमेंट त्रिपुरा हाईकोर्ट के सामने तो प्रस्तुत हुई, तो इन्होंने कहा कि यहाँ पर हम भले ही ये प्रोविजन डालना भूल गए हैं, ये ओमिट हो गया है, लेकिन अगर हम लेजिस्लेशन को पूरा ओवरऑल देखें तो इस चीज़ को नहीं भूलना चाहिए कि एक संपूर्ण रूप से यहाँ पर ये ऑफेंस होगा। तो इस बात से सहमति जताई है त्रिपुरा हाईकोर्ट ने, लेकिन यहाँ पे जल्द से जल्द बोला है कि लेजिस्लेशन को वापस से यहाँ पर लिखा जाए। अब यहाँ पर ज़रूरी बात यह है कि रेट्रोस्पेक्टिवली कोई भी लॉ अप्लीकेबल नहीं होता है। मतलब कोई लॉ जब इस क्राइम हुआ, जब वो लॉ अगर नहीं है तो ये एप्लीकेबल नहीं होगा। ये अपने आप में एक अलग स्थिति पैदा करता है। आगे आने वाले समय में देखना पड़ेगा तो कि किस तरीके का संशोधन होता है और क्या ये मामला सुप्रीम कोर्ट में भी जाता है। तो चलिए आज का विश्लेषण हमारा यही समाप्त होता है। मुझे सुनने के लिए आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू। स्टे ट्यून्ड टू लॉ सीखो।